नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज पशुपालन और साथ ही साथ खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। आज हम आपको बताएंगे सफेद म्यूसली की खेती के बारे में और फिर आपको बताएंगे सफल डेयरी संचालक के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, पारंपरिक फसलों के साथ साथ अगर आप औषधीय पौधों की खेती को भी अपनाएंगे तो ये हर स्तर पर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम आपको बताएं सफेद म्यूसली की खेती के बारे में, तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से और साथ ही साथ अन्य कारणों से भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, आइए आपको कार्यक्रम के इस भाग में बताते हैं। जैसे सफ़ेद मूसली का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो सफ़ेद मूसली एक औषधीय पौधा है। ये जो इसका रूट है जो इकोनॉमिक पार्ट है, इसमें जो सैपोजिनिन कंटेंट होता है जिसमें औषधीय गुणों रखता है। और इसका जो सफ़ेद मूसली भारत देश में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु में इसका खेती किया जाती है। जैसे सफ़ेद मूसली के लिए थोड़ा गर्मी और नम का थोड़ा तापमान होने चाहिए और 15 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का बीच में जो तापमान ज़रूरत पड़ती है। जैसा वो जो मिट्टी का देखा जाए तो इसके लिए जो दोमट मिट्टी अच्छी होती है और अच्छा जल निकास होना ज़रूरी होता है। जैसा भूमि तैयारी में ये किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि जो 2 से 3 जो प्लोइंग करके अच्छा सा सॉइल को टिल करना ज़रूरी पड़ता है। जैसे जो रूट क्रॉप है, जड़ का उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसके लिए जो अच्छी तरह से रूट ग्रो होने के लिए आपको 2 to 3 टाइम्स आपको जो प्लोइंग करना ज़रूरी होता है। और जैसा वो जो भूमि तैयारी करने का समय पे आपको 15 से 30 टन्स तक आपको सड़ी हुई गोबर को डालना जरूरी होता है। अगर वो सड़ी हुई गोबर नहीं मिला तो 5 टन तक पर हेक्टेयर आपको वर्मी कंपोस्ट डालना जरूरी होता है। प्रजातियाँ देखा जाए तो सिम ओजे करके सिमैप से एक वैरायटी रिलीज़ किया गया है और राज विजय सफ़ेद मूसली है। ये 2 प्रतीक का वो जो वैरायटीज़ हैं। इसको भूमि में डालने का तरीका यह है कि इसको खंड से जो डालना जाता है। जैसा जो खंड का रिक्वायरमेंट है 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टर चाहिए और जो मई मंथ में, मई और जून में इसको मिट्टी में डालना ज़रूरी होता है। जैसा जो सफ़ेद मूसली को प्लांटिंग का जो टाइम मई में होता है और जो इसका जो स्पेसिंग है 30 बाई 15 सेंटीमीटर का अंतर में हमको डालना है। जैसा फर्टिलाइज़र देखा जाए तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। जैसा जो डालना का ज़रूरत होता तो अभी जो 50 किलो नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटेशियम पर हेक्टर डाल सकता है। जैसा ये जो रूट क्रॉप है इसको ज़्यादा क्योंकि ये जो बारिश का मौसम में डालता है, इसलिए इसको जो वाटर रिक्वायरमेंट जो है, पानी जो बहुत कम देना चाहिए। जैसा जो 3 से 4 तक इरिगेशन करना ज़रूरी होता है। जैसा हार्वेस्टिंग का पहले एक पानी देना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि इसका जड़ जो है जो ईजिली वो ज़मीन से ऊपर निकाल सके। जैसा बीमारियां देखा जाए तो इसमें वो जो लीव्स स्पॉट है, ब्लाइट है और नेमाटोड का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर इसको ऑर्गेनिकली मैनेजमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको तो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं जैसे सफ़ेद मूसली का रूट पाउडर को, इसीलिए जो जैविक नियंत्रण के लिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नीम केक डाल के इसको अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। जैसा सफ़ेद मूसली है 4 से 5 महीने में कटाई के लिए आ जाता है। इसका परिपक्वता सूचकांक ये है कि जो पत्तियां सूख जाती है और पत्तियां गिर जाती है। जैसा पत्तियां गिर जाएगा और सूख जाएगा, हमको परिपक्वता सूचकांक पता चल जाएगा। उसका बाद हम ज़मीन से 2-3 पौधे को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तब देखने का बाद अगर इसका जो रूट्स का जो कलर है जो डार्क ब्राउन हुआ, तभी हम ये मानना है ये जो क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट करके इसको वो ज़मीन से ऊपर उठा के हमको पानी में वॉश करके प्रोसेसिंग में भेजना है।
जैसा सफ़ेद मूसली प्रसंस्करण करने के लिए जैसा ज़मीन से उठाने के बाद उसको मिट्टी से अलग करना पड़ता है। इसके लिए पानी में अच्छे से धो के उसका जो फिंगर्स रहता है उसको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। वो जो फिंगर्स को जो डिस्क से जो सेपरेट करने का बाद हमको जो पीलिंग माना जाता है, इसको जो चाकू से उसका पीलिंग करना ज़रूरी होता है। और छीलने का बाद उसका जो चर्म को छीलने के बाद हमको सन ड्राइंग करना ज़रूरी होता है। वो जो सन ड्राइंग 3 से 4 दिन तक करना ज़रूरी है। और करने के बाद आपको जो पॉलीथीन बैग में डाल के हम मार्केट को बेच सकता है। जैसा ताज़ा इಳುवरी इसमें जो ईल्ड होता है वो 2 to 3 टन्स पर हेक्टर होता है। और सूखी हुई जो आता है जड़, वो जो 400 to 600 kg पर हेक्टर आता है। इसका जो अच्छा क्वालिटी रूट है, अच्छा सैपोनिन कंटेंट है, तब फार्मर्स को, जो किसान भाइयों को अच्छे से जो प्राइस मिलेगा 400 रुपीज़ to 500 रुपीज़ पर kg आपको मिल जाएगा। जैसा मैं ये बोल दूंगा, जो सफ़ेद मूसली का खेती करने के लिए बहुत अच्छी बात है और इतना सारे दवाई कंपनी लगी हुई है और अच्छे से इसको प्रमोट कर सके। और जैसा खेती जो सफ़ेद मूसली का खेती किया तो और अच्छे से आपको इनकम भी बढ़ेगा। और ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है, आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का फ़ायदा उठा के आपको बहुत लाभदायक हो सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने सफ़ेद मूसली की खेती के बारे में जाना। आप इसकी खेती को अपनाकर इसे अपने लिए फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की। किसान भाइयों बहनों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल डेयरी संचालक से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल डेयरी संचालक से। वो बेहद सफलतापूर्वक पशुपालन के कार्य से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ डेयरी व्यवसाय को भी अपनाए हुए हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं कि किस प्रकार डेयरी व्यवसाय को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय परंपरा में बिना पशुपालन के खेती की परिकल्पना नहीं की जाती थी। समय के बदलाव के साथ ग्रामीण भारत में खेती को लोगों ने अपनाए रखा, लेकिन पशुपालन के प्रति उपेक्षा का भाव रहा, जिसके चलते दूध की कमी होती गई। दूध की कमी के कारण मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। खेती यूं भी मौसम पर निर्भर है। मौसम का मिजाज बदला
तो खेती की स्थिति भी लड़खड़ाने लगी और खेती घाटे का सौदा साबित होने लगी। यदि खेती के साथ कृषि के सहायक उद्यमों का समावेश कर दिया जाए तो खेती के नुकसान की भरपाई सहायक उद्यमों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन से हो जाती है। आज एक बार फिर से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। खेती से जुड़े किसान ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की ओर रुख कर रहे हैं। बड़े छोटे और सीमांत किसान आजकल पशुपालन एवं डेयरी संचालन को व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। जनपद सोनभद्र के विकास क्षेत्र रावट्सगंज के भसौली गांव में एक ऐसे ही किसान हैं राधा रमन त्रिपाठी, जो पहले केवल परंपरागत खेती का कार्य करते थे। पारंपरिक खेती से बात नहीं बन पा रही थी, तभी उन्होंने पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के बारे में सोचना शुरू किया। दुग्ध उत्पादन से जहां नियमित आमदनी की गारंटी थी, वहीं खेती को मजबूती मिलने की पूरी संभावना थी। देखिए, पशुपालन करने के उद्देश्य हमारा ये था कि हमारी खेती जो है इसे कंपोस्ट खाद बना करके और हम अपनी खेती को सुदृढ़ ढंग से, सही ढंग से अधिक उत्पादन लेने के दृष्टिकोण को रखते हुए पशुपालन मैंने शुरू किया। चूँकि खेती बाड़ी करने वाले हम लोग किसान हैं और हमारे पास पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता है और पशुपालन करने से उसका सही सदुपयोग हमारा हो गया और उसके बदले में हमें जो है शुद्ध दूध पूरे परिवार को खाने के लिए तथा समाज को भी उपयोग के लिए शुद्ध दूध उत्पादित किया। राधा रमन त्रिपाठी ने वर्ष 2015 में मिनी कामधेनु योजना का लाभ उठाते हुए 50 गायों से डेयरी उद्यम की शुरुआत की। दूध की बिक्री से आमदनी होने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा रमन त्रिपाठी ने कुछ भैंसें भी खरीदी। गाय और भैंस के दूध से उन्हें अच्छा दाम मिलने लगा। जब आमदनी होती है तो उत्साह भी बढ़ता है। राधा रमन त्रिपाठी अपने डेयरी उद्यम को विस्तार देने लगे। फलस्वरूप आज उनके पास 100 से ज़्यादा दुधारू पशु हो गए हैं। पशुपालन का कार्य हमने जो है मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत शुरू किया और यह कार्य 2015 में हमने शुरू किया था और आज की तारीख में उस समय हम 50 गाय क्रय किए थे और क्रय करने के बाद पशुपालन शुरू किए। बाद में दूध की अच्छी गुणवत्ता बनाने के लिए 10 भैंस भी खरीदा मैंने और दोनों के दूध को एक साथ मिश्रण करने के बाद उसमें फैट या सरनफ की मात्रा अच्छी होने लगी, जिससे हमको जो है अच्छा मूल्य, दूध का अच्छा मूल्य मिलने लगा। चूँकि दूध की गुणवत्ता अच्छी थी इसलिए हुआ। उस समय हमने 50 गाय खरीदा था, आगे चल कर के 10 भैंस मैंने खरीदा और आज की स्थिति में छोटे बड़े सभी पशु मिला करके हमारे 101 हो गए हैं, जो कि आज मिनी कामधेनु से कामधेनु योजना के बराबर हमने कर लिया है। दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ने से दुग्ध उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हुई। आज राधा रमन त्रिपाठी लगभग 2 कुंतल दूध का उत्पादन प्रतिदिन कर रहे हैं, जिसकी बिक्री से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। गाय भैंस के बच्चों से पशुधन में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में हमारे डेयरी से अनुमान कुल 2 कुंटल दूध तैयार हो जाता है और यह बिक्री के लिए जो है कुछ इसमें से दूध हमारा 33 रुपये लीटर के हिसाब से बिकता है, कुछ 30 रुपये लीटर के हिसाब से बिकता है और जो अवशेष बचता है वो हम पराग डेयरी को देते हैं। वहाँ एसएनएफ और फैट के हिसाब से दूध लेते हैं और वो दूध
23 से 25 के बीच में उसका मूल्य मिलता है। यह बात ज़रूर है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, हमारे सोनभद्र में मार्केट सही न होने के कारण उचित दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी इस समय हमारी डेयरी जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, और दूध की मात्रा के रूप में। लेकिन जो उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बढ़ के तैयार हो रहे हैं, और जो खेत में हम इसकी खाद उपयोग कर रहे हैं, उससे जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो लाभकारी है। राधा रमण त्रिपाठी के गौशाला और डेयरी उद्यम में गांव के ही 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पहले ये मजदूर बाहर जाकर काम की तलाश करते थे, अब डेयरी उद्यम में रोजगार के अवसर मिलने से वे मजदूर भी खुश हैं। पशुपालन और डेयरी उद्यम के चलते राधा रमण त्रिपाठी की खेती भी समृद्ध हुई है, जिसके चलते कृषि की विभिन्न गतिविधियों के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। एक डेयरी उद्यम से रोजगार के कई नए रास्ते खुल रहे हैं। डेयरी में इस समय जो है कुल 10 मजदूरों को हमने रोजगार दिया है। ये मजदूर पहले हमारी डेयरी खोलने के पहले नासिक और बम्बई जाकर के कार्य करते थे, और मैंने ये सोचा इस डेयरी को शुरू करने के लिए कि हमारे गांव घर के लोग जो है जो बाहर जाते हैं वो हमारे ही गांव में अपने ही स्थान पे रोज़गार प्राप्त करें, और इस उद्देश्य से पहले भी हमारा उद्देश्य था जिसमें हम सफल हुए। पशुपालन का एक और बेहतरीन लाभ है कंपोस्ट खाद की उपलब्धता। पशुओं के गोबर को इकट्ठा कर और फिर सड़ाकर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाती है। कंपोस्ट खाद का खेती में उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और कृषि उपज गुणवत्ता युक्त प्राप्त होती है। राधा रमण त्रिपाठी अपनी पारंपरिक खेती में गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं। फलस्वरूप रासायनिक खादों का उपयोग अब न के बराबर करते हैं। इससे राधा रमण त्रिपाठी को रासायनिक उर्वरकों को खरीदने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है और उन्हें गुणवत्ता युक्त अच्छी उपज मिल जाती है। डेयरी खोलने के बाद जो इसका कंपोस्ट खाद हम तैयार करते हैं और खेत में जो डालते हैं, उससे हमारे खेत की मिट्टी जो है सुरक्षित हो जा रही है, उपजाऊ हो जा रही है, और जो हम रासायनिक खाद पहले उपयोग करते थे उसकी मात्रा में लगभग 75% की कमी आ गई है, और 75% रासायनिक खाद का उपयोग कम करते हैं और कंपोस्ट खाद का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे पैदावार में लगभग 50% की वृद्धि भी हो गई है। राधा रमण त्रिपाठी ने गौशाला के आसपास खास तौर से रास्ते पर सागौन का रोपण भी किया है। कृषि वानिकी का यह घटक उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ देगा, साथ ही पर्यावरण को भी दुरुस्त रखेगा। खेती के साथ किसी भी दूसरे घटक का हमेशा फायदा होता है। राधा रमण त्रिपाठी की पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में सफलता दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डेयरी उद्यम ग्रामीण भारत में स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है। राधा रमण त्रिपाठी की सफलता इस बात को सही साबित करती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की एक सफल डेयरी संचालक से और जाना कि डेयरी व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्या क्या तैयारियां करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको म्यूसली की खेती के बारे में बताया था। जी हाँ, सफ़ेद म्यूसली की खेती आप बेहतर तरीके से किस प्रकार करें इसके बारे में जानकारी दी थी। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप नजर डालिए किसानों के लिए कृषि सलाह पर। नमस्कार।
आमतौर पर किसान अपने खेतों से अनाज पैदा करते हैं, लेकिन तहसील फरीदपुर के गांव नगला जस्सी के किसान पंडित सिपाहीलाल खेती तो करते हैं परंतु अनाज नहीं, गेहूं, सरसों, गन्ना, आलू और धान का बीज पैदा करने के लिए देश की नामचीन कंपनियां फसलों के हाइब्रिड और सामान्य किस्म का बीज उत्पादन करने का जिम्मा उन्हें देते हैं और सिपाहीलाल का कृषि उत्पाद आम किसानों के अनाज की अपेक्षा चौगुने दामों पर यही कंपनियां खरीद लेती हैं। इन्होंने नादेब कंपोस्ट और गौमूत्र को अपना हथियार बनाया है, जिनकी मदद से पंडित सिपाहीलाल फसल उत्पादन में होने वाले खर्च को आसानी से नियंत्रित कर फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त कर लेते हैं। मैं सिपाहीलाल, गांव नगला जस्सी, जिला बरेली। अब हम एक किसान ऐसे हैं जो हमारी रुचि बीज से ज़्यादा है। आलू, गन्ना, धान, सरसों, इनके बीज तैयार करते हैं और हाईब्रिड और सामान्य दोनों तरीक़ा के। तो अब आपको हाईब्रिड वाले बीज में हमें जो है कंपनी वाले मेल और फीमेल दो तरीक़ा को बीज देते हैं। उनकी अलग अलग 2 लाइनें लगती हैं, मेल की 6 फीमेल की। इस तरीक़ा से तैयार करता है और रोगिंग 3 बार करने पड़ते। दूसरी वैरायटी को कोई एक पौधा ना रहा है, फिर में जो है हमें रस्सियों लगाने पड़ते हैं और जो ध्यान देने पड़ते हैं मेल और फीमेल दोनों की बाल एक साथ निकलें, जो कि परागण हमें जो है मेल के फीमेल के लिए मिल जाए। तो बाऊ को हम जो है ध्यान रखने पड़ता है। पैदावार जो है इनकी है अन्य जो पुराने बीज हैं उनसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और हम जो है नाडिप कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट ये दोनों जो है बनाते हैं। नाडिप कंपोस्ट को पहले फसल को मलबा में बिछाई दी एक परत, दूसरी गोबर की, तीसरी जो है हरी चीज़ की, कोई हरी हम जलकुंभी ले आमें, हरी कोई चीज़ ले आमें, घास ले आमें, बाकी परत बना के और गोबर को घोल मिला के फिर बाहर भिगाई दो, फिर 2 इंच मिट्टी डाल दी। यही तरकीब से हमें आखिर तक ऊपर तक भराई करनी पड़ती है। 6 परतें लगती हैं, 6 लगाएं 9 लगाएं, ऊपर तक भराई कर दी। फिर वो हमारी ये लगभग 4 महीना 120 या 15 दिन में खाद बन के तैयार हो जाती है। आखिरी जुताई जब फसल बोने के टाइम पे उसे हम बखेत देते हैं, फसल की बुआई कर दी। इन साल एक हमने और रिसर्च करो, गौमूत्र इकट्ठो करो। गौमूत्र को एक टंकी 500 लीटर की पावर वाली ट्रैक्टर से चलने वाली और वहाँ में 50 लीटर मूत्र डालो, 4 स्प्रे आलू में करे, 1 दाना यूरिया की वहाँ में ज़रूरत ना पड़ी। बीमारी के लिए वहाँ में जो है हमने बावस्टीन और M45 थोड़ी डाल दी, जिससे को फंगस ना आवे। और यूरिया को काम जो है हमारे मूत्र ने कर दो, 1 दाना यूरिया ना पड़ी, थोड़ी M45 और बावस्टीन मिलाने भाई फंगस के। खेती में अपने अनुभव और नवीनतम तकनीक का सम्मिलित प्रयोग कर पंडित सिपाहीलाल बरेली के प्रगतिशील किसान बन गए हैं और खेती के सिपाही के नाम से जाने जाते हैं।